नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है बदलेंगे यूथ विंग के चेहरे, फिट होंगे 2028 के मोहरे। शोणित के आगे तुम बोलो किसकी मनमानी चलती है। शोणित के आगे तुम बोलो किसकी मनमानी चलती है। इतिहास उधर चल देता है जिस ओर जवानी चलती है। बिल्कुल ठीक बात है। चाहे आजादी की लड़ाई हो या युद्ध के मैदान हो, चाहे मनमोहन कृष्ण हो या युवावस्था के धधकते सूर्य की भांति अप्रतिम धनुर्धर अर्जुन हो, इनके पास क्या था? इनके पास थी युवावस्था। और अगर आप पॉलिटिकल पार्टीज के करियर को देखेंगे तो कोई भी पार्टी अगर उभरी है तो तेजस्वी और प्रतिभाशाली युवाओं के बूते पर। कांग्रेस और बीजेपी दोनों की युवा विंग्स हैं, यूथ कांग्रेस और युवा मोर्चा बीजेपी। लेकिन अगर आप तुलना करेंगे तो जिस तरह के चेहरे 2 दशक पहले, फिर और पीछे जाएंगे 3 दशक पहले, फिर और पीछे चलेंगे 4 दशक पहले, तो जैसे चमकते चेहरे थे वो अब नहीं मिलते। क्यों नहीं मिलते? ये तो एक बहुत बड़े विश्लेषण का कारण है। लेकिन अब जबकि दोनों पार्टियां अपनी यूथ इकाई का चेहरा मोहरा तय करने के पूरी तरह से मूड में हैं, आ चुकी हैं, लगभग कांग्रेस तो तय कर ही चुकी है और बीजेपी भी अंतिम चरणों में है। तो देखते हैं ये युवा विंग्स दोनों पार्टियों की किस तरह से अपनी पार्टी को और ऊर्जावान और गतिवान बनाती हैं। आज इसी पर डिबेट होगी, लेकिन सबसे पहले हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। हमारी ये प्राथमिकता है कि हम आखिरी पंक्ति तक अपने संगठन गांधीवादी विचारधारा को लेके जाएं। मध्य प्रदेश की सियासत में फिलहाल युवा चेहरों की चर्चा जोरों पर है। कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों ही पार्टियां अपनी यूथ विंग को नए नेतृत्व के हवाले करने की तैयारी में है, ताकि 2028 के चुनाव से पहले युवा जोश को सियासी रणनीति का हिस्सा बनाया जा सके। कांग्रेस में यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष का नाम लगभग तय हो चुका है। पूर्व मंत्री लखन घनघोरिया के बेटे यश घनघोरिया इस दौड़ में सबसे आगे हैं। यूथ कांग्रेस चुनाव में यश को सबसे ज्यादा 3,17,000 वोट मिले। वो 76,000 मतों के अंतर से आगे हैं। अब प्रक्रिया के मुताबिक टॉप 3 उम्मीदवारों का इंटरव्यू होगा। इस बार इंटरव्यू खुद राहुल गांधी लेंगे। इंटरव्यू के बाद ही यूथ कांग्रेस के नए अध्यक्ष का ऐलान होगा। यश घनघोरिया नेतृत्व को धन्यवाद दे रहे हैं, तो कांग्रेस इसको आगे की रणनीति का हिस्सा बता रही है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि पूरे विश्व में सिर्फ एक यूथ कांग्रेस ही ऐसा एक सबसे बड़ा संगठन है जो कि पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया को पूरी ज़मीन तक ले जाने का, भलीभूत करने का करती है और हम सभी युवाओं को एक प्लेटफॉर्म दिया। हमारी ये प्राथमिकता है कि हम आखिरी पंक्ति तक अपने संगठन गांधीवादी विचारधारा को लेके जाएं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस का ये संगठन वर्ष है। अब युवक कांग्रेस के भी लोकतांत्रिक पद्धति से चुनाव हुए और हमारे समस्त जो पदाधिकारी चुने गए हैं, अध्यक्ष से लेकर उपाध्यक्ष, और हर जिले और ब्लॉक में यूथ कांग्रेस की टीम गठित हो गई है चुनाव के माध्यम से। कांग्रेस पार्टी लगातार विश्वास करती है लोकतंत्र में और संविधान में, और इसी पद्धति के साथ हम जनता के मुद्दों के साथ किस तरह से लड़ेंगे, ये बात भी अब आगे देखने को मिलेगी। वहीं भारतीय जनता युवा मोर्चा में भी बदलाव तय माना जा रहा है। वैभव पवार की जगह नए चेहरे की तलाश जारी है। पार्टी ऐसे युवा को कमान देना चाहती है जिसकी जमीनी पकड़ मजबूत हो, जो संगठन को नई दिशा दे सके। बीजेपी में अंशुल तिवारी, प्रवीण शर्मा, गजेंद्र तोमर, योगेंद्र सिंह, अंकित गर्ग और रंजीत चौहान के नाम रेस में हैं। ऐसे व्यक्ति को युवा मोर्चा की बागडोर दी जाती है जो राष्ट्रीय क्षितिज पर भी नेतृत्व करने की दक्षता और क्षमता रखता हो, और मध्य प्रदेश में भी वह युवाओं को जोड़ने का काम करता हो। दोनों पार्टियों में यूथ विंग का बड़ा समृद्ध इतिहास रहा है। कई ऐसे चेहरे हैं जो युवा संगठनों से आगे बढ़े और देश के राजनीतिक आसमान में सूरज की तरह चमके। कुल मिलाकर दोनों दल 2028 की सियासत के लिए अपने युवा मोर्चे को नए सिरे से गढ़ने में लगे हैं।
लक्ष्य एक ही है, संगठन में नई ऊर्जा के साथ जनता का भरोसा जीतना, क्योंकि जो आज यूथ विंग का चेहरा बनेगा, कल वही चुनावी मैदान में पार्टी का मोहरा बनेगा। चयन की प्रणाली जितनी अच्छी, निष्पक्ष, पारदर्शी और मजबूत होती है, कोई भी संगठन, कोई भी देश, कोई भी शैक्षणिक संस्थान और कोई भी परिवार दो थे, अद्भुत परिवार थे, योद्धाओं से भरे पूरे परिवार थे। एक का नाम था कौरव और एक का नाम था पांडव। एक में आंख पर पट्टी बांधे माताजी थी और जन्मांध धृतराष्ट्र थे, और उनकी आत्मा पर भी शायद पट्टी बंधी थी मोह की। 100 पुत्र थे, एक से एक बलशाली, और ये माना जाता था कि ओ हो, इनके सामने कौन टिक पाएगा, क्योंकि 100 पुत्र ही नहीं, वहां पर भीष्म, कर्ण और द्रोण भी थे, जो पूरे युद्ध को चुटकी बजाते समाप्त करने की क्षमता रखते थे। लेकिन सामने कौन था? एक ऐसा परिवार जो निष्पक्ष था, पारदर्शी था, और इसीलिए उस परिवार के साथ थे स्वयं कृष्ण। ज़्यादा बोल गए क्या सर? क्या करें सर, एंकर लोगों को ज्ञान देने का थोड़ा आदत हो जाता है। वापस लौटते हैं अपने सवालों की तरफ। क्या कांग्रेस बीजेपी दोनों 2028 के लिए अपनी यूथ विंग को नए सिरे से गढ़ रहे हैं? क्या युवा नेतृत्व पर दांव लगाकर पार्टियां सियासत का चेहरा बदलना चाहती हैं? क्या यूथ विंग बदलाव से पार्टियों को ज़मीनी स्तर पर नई ऊर्जा देने में कामयाब हो पाएंगे? ये तो वक्त बताएगा। जो मेहमान हैं उनसे मिलिए। अजीत सिंह भदौरिया जी हैं, सीनियर लीडर, कांग्रेस के प्रवक्ता, उनका बहुत स्वागत है। उनके युवा सहयोगी हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथी, सहयोगी नहीं साथी, शिवम शुक्ला जी हैं, वो साथ रहेंगे। और मनोज सैनी, एग्जीक्यूटिव एडिटर, पॉलिटिकल अफेयर्स, मनोज हमारे साथ रहेंगे। मनोज, जैसा हमने कहा कि आप जितना अच्छा चयन करेंगे और ख़ासतौर से जितना अच्छा युवा चुनेंगे, याद करिए उधर कांग्रेस के समय में चलें, मोतीलाल वोरा, श्यामाचरण शुक्ल, विद्याचरण शुक्ल, अर्जुन सिंह, माधवराव सिंधिया, मतलब गजब संभाला हुआ था। इधर आइए बीजेपी में तो शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र सिंह तोमर, कमल पटेल, कैलाश विजयवर्गीय, और ये सारे लोग निष्पक्षता की छत्र छाया में, चाहे कांग्रेस हो बीजेपी हो, मैं नहीं कहता कि अभी वो निष्पक्षता की छाया पर ग्रहण लग गया दोनों पार्टियों में, लेकिन फिर भी वक्त ने किया क्या हंसी सितम, न रही वो चयन प्रणाली, न रहे वो चुनने वाले, न रही वो मधुशाला। क्या कहेंगे? शरद जी, ये लोग जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, ये सब कॉलेज से निकले हुए लोग थे। और आपको याद होगा जब कॉलेज छात्र संघ के चुनाव होते, छात्र संघ के चुनाव से राजनीति सबसे महत्वपूर्ण। लेकिन बीते कई वर्षों से छात्र संघ चुनाव की प्रणाली बदली है, तो युवा जो तैयार कॉलेज से या स्कूल से हुआ करता था वो अब नहीं होता है, क्योंकि उसके पास एक संघर्ष होता था। वो दीवार पर नाम लिखता था, दीवार पर चुनाव की इबारत लिखी जाती थी कि कौन पहली पाठशाला, पहली पाठशाला। लेकिन अब वो पाठशाला ही नहीं, अब वो पाठशाला बदल गई। अब चयन का आधार दूसरा हो गया, और यही चुनौती दोनों दलों के सामने है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस। बीजेपी के भीतर ये है कि एक मैकेनिज्म है तैयार करने का आज भी युवाओं के लिए, लेकिन युवाओं की सोच बदल गई। अब वो अध्यक्ष बनता है तो पहले उसको लगता है कि शायद मैं अध्यक्ष बनूंगा तो बड़ी सी गाड़ी होगी, चमचमाता हुआ चेहरा होगा, लेकिन इससे आगे की चीजें नहीं बनती। बीते वर्षों में आप देखेंगे तो चाहे अब सपना भी छोटा नहीं रहा शायद मनोज जी, पार्षद कोई नहीं बनना, नहीं सीधे विधायक। अरे साहब कैसी बात कर रहे हैं जी। जो युवा जुड़ते वो भी ये सोचता है कि मुझे सीधा पद मिल जाए, सीधे विधानसभा का चुनाव लड़ लूं। ये संभव नहीं है, आपको मेहनत करना पड़ेगा। और जिन ने मेहनत की, आप शिवराज जी का जिक्र कर रहे थे, कमल पटेल, नरेंद्र सिंह तोमर, मोहन यादव जी खुद एबीवीपी और 42 साल का राजनीतिक अनुभव जी, तो वही सब है। लेकिन चाहे कांग्रेस या बीजेपी अब ये समझ रही है कि हमें उस तरह का चेहरे का चयन करना होगा। एक आरोप लग सकता है कांग्रेस के भीतर, जैसा अभी हाल में जो चयन होता दिखाई दे रहा है कि ठीक है, पहले वो रहे, उनके पिता रहे, अब उनके बेटे उसमें नजर आएंगे। तो बीजेपी ने इससे दूरी की है, क्योंकि अभी जितनी भी नियुक्तियां हुई है तो खासकर परिवारवाद या इन सबसे दूरी बनाई है, तो उनका आधार अलग है। लेकिन कांग्रेस का यही मजबूत आधार। दूरी भी आप देखेंगे मनोज, क्योंकि वो वंशवाद का मुद्दा कांग्रेस पर उछालती है, तो ये उस पर एक कंपल्शन भी है, एक दबाव भी है बीजेपी पर, बिल्कुल, कि आप खुद ऐसा ना करें, नहीं तो आप किस मुंह से कहेंगे, आप क्या कहेंगे जी। तो मुझे लगता है इन सब चीज़ों को देखा जा रहा है। और जिन नामों का हम जिक्र कर रहे थे, खासकर भारतीय जनता पार्टी का, तो मानकर चलिएगा कि इन्हीं में से कोई चेहरा
लगभग कर सामने तय भी हो गया है, ऐसा कहा जा अरे रहा है, वाह, और जल्द शायद 2-4 दिन में ही सामने ये नाम आएगा। सामने होगा। पर 2028 की तैयारी के साथ साथ अगली पीढ़ी की तैयारी वाला युवा होगा, चाहे बीजेपी हो या क्या कांग्रेस। कांग्रेस। शिवम जी कैसे देखते हैं आप, क्या अगर पार्षद बनने का मौका आपको मिले तो बनेंगे? शरद जी, जी। लोकतंत्र का कोई भी प्राथमिक चुनाव, अगर किसी को भी अवसर मिले चुनाव लड़ने से पीछे नहीं हटना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने इस चीज़ को एक नहीं अनेक अवसरों पर करके दिखाया है। हमारे राष्ट्रीय स्तर तक के नेता आकर के विधानसभा का चुनाव लड़े, आज प्रदेश की सरकारों में मंत्री हैं। तो लोकतंत्र में जनता जो भी भूमिका निर्धारित करे, हमारे दल के लिए वह उपयोगी हो, तो हम सदैव तैयार रहते हैं और तत्परता के साथ अपने दल के लिए सर्वश्रेष्ठ देते हुए इस दिशा में आगे बढ़ते हैं। दूसरा, जहाँ तक MP यूथ कांग्रेस के चुनाव का विषय रहा, यह चुनाव थे या गड़बड़ घोटाला, यह पूरा प्रदेश अभी तक जानने का प्रयास कर रहा है। इनके अपने यूथ कांग्रेस के जितने कार्यकर्ता हैं उनके बीच भी भ्रम की स्थिति है। जब चुनाव करवाए गए तो कल यश घनघोरिया को अध्यक्ष पद पर सुशोभित हो जाना चाहिए था, क्योंकि वह एक निर्वाचन की पूरी प्रक्रिया से होकर के आए, जिले के यूथ कांग्रेस अध्यक्ष उससे बने, ब्लॉक के, विधानसभा के, इनके महासचिव इत्यादि चीजें। लेकिन प्रदेश का अध्यक्ष बोल रहे हैं चुनाव के बाद इंटरव्यू से होगा। जब इंटरव्यू से बनाना था तो इंटरव्यू तो सबसे सरल तरीका था, किसी भी युवा को इतना मेहनत करने के लिए क्यों विवश किया गया। और दूसरी बात, यश घनघोरिया तो चलिए साधन संपन्न परिवार से हैं, उनके सामने जो लोग चुनाव लड़ रहे थे वह तो बहुत सीमित संसाधनों में इस स्तर का भी उनको संघर्ष दे पाए। लेकिन शिवम जी ये बताइए, ये कहाँ का अधिकार है, किस संविधान में लिखा है कि राजनीति साधन संपन्न लोगों के लिए नहीं है? ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो समाज के गरीब गुरबा से आते हैं, वंचित वर्ग से आते हैं, जिनके पास धन भी नहीं है। ऐसा क्यों सर? क्यों आज आप राजनीति में हैं, कल आपका विवाह होगा, मुझे नहीं मालूम, क्षमा कीजिएगा, उसके बाद आज से 25 साल बाद आपका पुत्र आना चाहे तो क्या ये पैरामीटर्स हम लागू करें कि साहब इनके पास कार है, इनको हटा दो, इनके पिता का नाम शिवम शुक्ला है, इनको हटा दो? शरद जी, एक फेयर ग्राउंड हमें सबको देना होगा। राजनीति में कोई व्यक्ति किसी परिवार से आ रहा है अथवा वह अपने से उस क्षेत्र में प्रयास करना चाह रहे हैं, दोनों को अगर जब तक हम बराबरी पर ला करके अवसर नहीं देंगे तो जिन लोगों के पास भी साधन है, संपन्नता है, वो सदैव आगे खड़े हुए नजर आएंगे। और इन चुनावों में हमें यह प्रत्यक्ष उदाहरण भी देखने को मिल रहा है। आप इसमें देखिए किस स्तर की गड़बड़ी की गई। लगभग 15,37,527 इनके टोटल मेंबरशिप हुई। उसके बाद 63,153 लोगों ने इसमें, जो इनका 50,000 रुपए का सदस्यता शुल्क नहीं था वो जमा नहीं किया, तो उसके कारण उनको डिस्कार्ड कर दिया गया। फिर बचे 14,74,374, उसमें से भी 4.63 लाख वोटों को निरस्त कर दिया गया, और क्योंकि इसके फोटो नहीं थे, वीडियो नहीं थे या कुछ भी कारण लेकर के, और 5 लाख वोटों को होल्ड पे डाल दिया गया। जब बताइए इतनी एक्सटेंसिव एक्सरसाइज की गई, यह लोग पूरे देश में वोट चोरी का भ्रम लेकर के जनता को बरगलाने का दावा कर रहे हैं, तो 15 लाख वोटों का चुनाव करवाया था। वो 15 लाख भी किसने बनाए थे? गंभीर बातें कर रहे हैं आप, गंभीर आरोप है। उसमें कम से जी, कम मैं निष्पक्षता जवाब होनी देता हूं। चाहिए। भदौरिया साहब देखिए, अच्छी स्टडी करके आए हैं ये, मैं नहीं जानता उसमें कितनी तथ्य परखता है, लेकिन बात वो जो कह रहे हैं उसका जवाब आपको तथ्यवार तरीके से, बिना किसी आवेग में आए, आपको तो तर्क से, रैशनैलिटी से ही देना चाहिए। देखिए आदरणीय शरद जी, शिवम बड़ी स्टडी करके आए, बधाई, क्योंकि हम वो भी पुराने हमारे साथी रहे हैं, उनको भी अनुभव है किस तरीके से चुनावी प्रक्रिया होती है। निश्चित रूप से आप इसके पीछे जो शिवम ने तथ्य दिए हैं, हमारे भाजपा के मित्र ने तथ्य दिए, आप देखिए ना कांग्रेस पार्टी ने कितनी बारीक एनालिसिस किया। एक तरफ आप कह रहे हैं कि साहब चुनाव कैसे भी हो जाएगा, चुनाव कुछ भी मैनिपुलेटेड हो जाएगा, इनके दिए हुए तथ्य आदरणीय शरद जी ये सिद्ध करते हैं कि कांग्रेस पार्टी, युवा कांग्रेस का चुनाव कितनी बारीकी से किया जा रहा है। इसका नहीं, वो कहाँ गड़बड़ी आई? कोई AI, देखिए जो आदरणीय शरद जी मापदंड तय किए गए थे कि इतने सेकंड का वीडियो अपलोड होगा, जो मतदाता होगा उसका जो भी मापदंड थे उन मापदंडों पे खरे नहीं उतरे। कई लोगों ने AI के माध्यम से वीडियो अपलोड किए गए, उनको बारीकी नजर रखी गई, उनको काट दिया गया। तो ये सब चीजें, इसको एप्रिशिएट करना चाहिए कि कितनी पारदर्शिता से संगठनात्मक चुनाव कांग्रेस पार्टी ने युवा कांग्रेस में करवाया। और आदरणीय शरद जी, मैं इस मध्य प्रदेश के संदर्भ की बात करूं तो इस मध्य प्रदेश में ही आज हमारे मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो आदरणीय अध्यक्ष जी हैं, जीतू पटवारी जी, नेता प्रतिपक्ष आदरणीय उमंग सिंगार जी, ये दोनों लोग वो लोग हैं जो आज नेतृत्व कर रहे हैं मध्य प्रदेश में कांग्रेस का, जो लोग राहुल गांधी जी के इंटरव्यू से निकल के आए थे। राहुल जी ने जीतू पटवारी जी को इंटरव्यू लेके 10 दिन लगातार पहले 20 लोगों का चयन किया, फिर 10 लोगों का किया, फिर 6 लोगों का किया, शॉर्ट लिस्टेड करते हुए। आपके यहाँ ये तो कोई पंगा है ही नहीं, कोई बाध्यता है ही नहीं कि लखन घनघोरिया के पुत्र हैं यश घनघोरिया, तो क्या क्या समस्या है? देखिए मेरी बात सुनिए आदरणीय शरद जी, बाध्यता तो कहीं भी नहीं है।
कैलाश सारंग जी के लड़के विश्वास सारंग जी को टिकट मिलता है, विधायक बन जाते हैं। हेमंत खंडेलवाल जी के पिताजी सांसद थे, उनको सांसद का टिकट मिल जाता है, वो सांसद बन के प्रदेश अध्यक्ष बन जाते हैं। मतलब आईना, अगर भारतीय जनता पार्टी अपना चेहरा देखेगी आईने में तो ज्यादा अच्छे से भारतीय जनता पार्टी को समझ में आ जाएगा। इसी कार्य समिति में भारतीय जनता पार्टी के नाम खोल के रख दूंगा, कौन किसका साला है, कौन किसका जीजा है, किसका भतीजा है, किसको पैसे के आधार पे बनाया गया। भारतीय जनता पार्टी में सबको पता है पूरे मध्य प्रदेश में। मैं नाम लेके अपनी जुबान नहीं खराब करना चाहता आदरणीय, जो बात सही है आपने स्वयं कहा आदरणीय शरद जी, आप इतने वरिष्ठ एनालिसिस करते हैं कि आप देखिए ना कि जो सक्षम व्यक्ति, आज चुनाव हो रहा है, मतदाता बनाए युवा कांग्रेस के, चाहे वो यश घनघोरिया या कोई हो, हमने मापदंड तय किया था कि जो 1 लाख से कम लोगों के, जो लोग 1 लाख से कम के मार्जिन पे रहेंगे उस जगहों पे हम 3 लोगों को बुला के इंटरव्यू करेगी। ये तो कांग्रेस पार्टी का इंटरनल सिस्टम है ना, आपके अनुसार थोड़ी ना होगा कि वोटिंग हो गई, वोटिंग के बाद ठीक है अब आप उसकी पारदर्शिता देखिए कि वोटिंग को चलिए अगर किसी ने मैनिपुलेट कर लिया आदरणीय शरद जी पैसे या किसी के माध्यम से, अपनी पर्सनैलिटी को मैनिपुलेट कर लेगा क्या कि लीडरशिप के सामने, अपने IQ लेवल को मैनिपुलेट कर लेगा क्या लीडरशिप के सामने आदरणीय शरद जी? आप स्वयं सोचिए कि कितनी अच्छी बात है कि कांग्रेस पार्टी देखिए सर, ये तो नतीजे बताएंगे, अभी तो आप चयन की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। यश घनघोरिया जी को ये प्रूव करना पड़ेगा कि वो लखन घनघोरिया जी, पहले तो उस लेवल को अचीव करना होगा उनको जो उनके पिता ने किया, कि एक अपनी अच्छी लीडरशिप महाकौशल में खड़ी की, कैबिनेट मंत्री भी बने, 14 महीने की सरकार थी जो आपकी, तो ये तो वक्त बताएगा। अभी तो हम ये कह सकते हैं कि अच्छा हमने चुना, चाहे बात आपकी हो चाहे बात बीजेपी। जी शिवम, आप कुछ कहना चाहें? शरद जी, सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो बात याद आती है कि विनर्स टेक्स इट ऑल। इनकी पार्टी में नंबर 2 पर कौन आया थी उन्होंने बताया नहीं, और प्रदेश अध्यक्ष में जब भदौरिया जी दूसरा, मुझे कंप्लीट कर लेने दीजिए, दूसरा सबसे महत्वपूर्ण विषय है, आप प्रदेश अध्यक्ष में तो आपने बोल दिया कि हम इंटरव्यू करेंगे, हो सकता है कि वोटिंग को मैनिपुलेट किया गया हो, किसी तरीके से चुन करके आए, तो ठीक यही बात तो जिला अध्यक्षों पर भी लागू होती है, ठीक यही बात विधानसभा अध्यक्षों पर भी लागू होती है। मैं आपको ज्यादा बृहद स्तर पर नहीं जाना चाहता, पूरे प्रदेश का भी मैंने छोटा शरद जी छोटा सा एनालिसिस किया नहीं। मैं अपने क्षेत्र की बात करूं तो हमारे सीधी सिंगरौली जिले में लगभग 8 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव हुआ, उसमें से 6 अध्यक्ष एक ही वर्ग से चुन करके आ गए, तो उसको भी लीडरशिप में जब आप बाकी वर्गों को अपॉर्चुनिटी देने की बात करते हो तो आप उसको भी नहीं सुनिश्चित कर पाए। तो अगर आप यहाँ प्रदेश स्तर पर वह पैमाना लागू कर रहे हो तो आपको जिले में भी करना चाहिए। लेकिन आप मुझे ये समझाइए, चुनाव में जब मतदान की बात होती है तब समझ में आता है, मंत्रिमंडल के गठन की बात होती है तब भी समझ में आता है, लेकिन हर जगह क्षेत्रवार विश्लेषण, जातिगत विश्लेषण, ये कैसे संभव है? शरद जी, एक ही चुनाव प्रतिभा क्या हम क्षेत्र में और किसी जाति विशेष में होती है क्या अधिक? जी बोलिए भदौरिया। मैं एक चीज इनको शिवम भाई की बात का जवाब दे देता हूं आदरणीय शरद जी। पूरी कमेटी बनती है जिले की, जब ये इतना विश्लेषण करके आए, उसमें रिजर्वेशन रहता है कि ओबीसी का ये रहेगा, वुमेन्स रिजर्वेशन ये रहेगा, अल्पसंख्यक का ये रहेगा, अनुसूचित जनजाति का ये रहेगा, अनुसूचित जाति का व्यक्ति इस पद पे रहेगा, उनके सबके रिजर्वेशन क्राइटेरिया फिक्स है। शिवम जी, अगर आपने स्टडी की है तो ये चीज भी सामने आते दूसरा राउंड है अभी। मनोज जी, देखा आपने सुना, दोनों पक्षों की तरफ से बड़ी गर्मा गर्म दलीलें दी गई, लेकिन असली चीज़ तो है कि नतीजे बताते हैं। जैसा कहा जाता है, बड़ी अच्छी कहावत है कि कुर्सी पर बैठना आसान है लेकिन कुर्सी उसी को बिठाती है जो काबिल। नहीं तो एक इजेक्ट का बटन कुर्सी पे होता है और वो उछाल देती है कुछ समय के बाद। सवाल ये है कि ये यूथ विंग के जो नेता आ रहे हैं, इनके पूर्ववर्तियों के उदाहरण इनके सामने हैं। बीजेपी में भी हम चलें तो मोर्चा के बहुत कामयाब अध्यक्षों की गिनती अगर आप बीते 20 सालों में करेंगे तो अपने आप समझ में आता है कि इस पीढ़ी के सामने चुनौतियां अधिक हैं। कई ऐसे अध्यक्ष रहे हैं दोनों पार्टियों में यूथ विंग के कि आपको याद आएगा कि ये आए तो अच्छे से, लेकिन जैसी उम्मीदें थी पूरे नहीं कर पाए, और कई तो नेपथ्य में भी पीछे भी चले गए। तो क्या आप स्ट्रेंथ देखते हैं? ऐसा नहीं है कि पार्टियां पक्षपात से चुन रही हैं, कांग्रेस या बीजेपी, थोड़ा बहुत तो सभी तरफ हो सकता है, लेकिन फिर भी क्या आप देखते हैं कमी क्या हुई? क्या कुशाभाऊ ठाकरे नहीं रहे, ये एक बड़ी कमी थी? क्या इधर महेश जोशी नहीं रहे, ये एक बहुत बड़ी कमी थी? जी, मुझे लगता है कि जो यूथ जो भी जहाँ भी आ रहा है वो उम्मीद पहले लेकर आ रहा है, उसको लगता है कि सब कुछ मुझे पहले से मिल जाएगा, और ये हाँ, वो सब बहुत जल्दी चाहता, वो मेहनत नहीं करना चाहता, वो जमीन पर नहीं जाना चाहता। उसकी वजह है कि अब चयन का आधार आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी में तो शायद शिवम बताएंगे, मुझे जहाँ तक ख्याल है कि ये भी देखा जा रहा होगा कि आपके फॉलोअर्स कितने हैं।
सोशल मीडिया पर आप कितने फॉलो, आपको कितने लोग, कितने युवा आपको फॉलो कर रहे हैं, तो ये सब देखा जाएगा। तो मुझे लेकिन लगता सर है, माफ कीजिएगा, जो भी जिसने भी ये पैमाना बनाया जी। है, अब आप बर्थडे में जा रहे हैं तो फोटो डाल रहे जी। हैं, अब आप शादी में जा रहे हैं तो जा रहे हैं, अगर आप कहीं गौ माता जी को सड़क पर प्रणाम कर रहे हैं, एक गौ माता दिखी, मैंने इनको रोटी का सेवन कराया, जल कराया, ये मुझे लगता है सोशल मीडिया प्रेजेंस का मजाक है। बिल्कुल है। और अभी क्या हुआ है कि बीते वर्षों में दोनों दल के जो भी नेता चुने गए, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन उनके परिणाम अभी हाल में जो चर्चा हो रही है वो ठीक नहीं है। तो इसलिए बहुत फूंक कर मुझे लगता कदम रखे जा रहे हैं। कांग्रेस के सामने चुनौती ज़्यादा है क्योंकि वो सत्ता में नहीं है, और जो सत्ता में है उसके पास दूसरी चीज़ें हैं, तो वो चीज़ें भी देखी जा रही। पर ये मानकर चलिएगा कि चयन का आधार तो वही है, जो ज़मीन को पकड़ लेगा वो पार्टी को आगे बढ़ाएगा, क्योंकि पीढ़ी परिवर्तन का ये वक्त है दोनों दलों का। सही बात, ये बिल्कुल ठीक बात है शिवम जी की, जो वैसे हर चुनाव में हम लोग एक स्टोरी मीडिया के लोग बनाते हैं, धरती पकड़। ये एक ऐसे कैंडिडेट होते थे जो धरती तो नहीं पकड़ पाते थे, लेकिन अपने नाम की वजह से चर्चा में रहते थे और चुनाव में जमानत जब्त कराते थे। ग्वालियर के थे जी, ग्वालियर के थे, धरती पकड़। हर चुनाव में उतरना उनका शगल था, चुनाव कोई भी हो, लेकिन धरती पकड़ साहब चुनाव में जरूर उतरते से लेके पार्षद जी हाँ, राष्ट्रपति से लेके गजब का समाजवाद था कि आप पार्षद का चुनाव भी लड़ रहे हो और राष्ट्रपति पद के लिए भी मैदान में हो। युवाओं में जो एक आग, एक ताब, और एक आपकी पार्टी के लिए तो ये कहा अभी भी जाता है कि आइडियलिस्टिक सोच है उसकी, अभी भी एक विचारवान और एक प्रज्ञावान सोच के प्रति पूरी पार्टी समर्पित रहती है। लेकिन वक्त ने बहुत कुछ बदला है। शिवम जी, आपसे बेहतर कौन समझता है? जी शरद जी, विकास के क्रम में हमें अपना जो एक वैचारिक अधिष्ठान है उसको मजबूत रखना है, और समय की जो तत्कालिक आवश्यकताएं हैं, जिस प्रकार से लगातार सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस बढ़ा है, छात्रों के बीच आज जिंजी जो पॉपुलेशन है, जो नई पीढ़ी है, उस तक पहुंच के आज माध्यम बदल गए हैं, उन तक आप जनसभाओं में लाना बहुत मुश्किल टास्क है। वो आजकल सोशल मीडिया पर देख करके अपनी एक थॉट को बनाने का काम करते हैं, तो उन तक भी पहुंचानी है, और इसके साथ ही साथ अपनी बूथ पर भी मजबूत को प्रेजेंस करना है, और हर तरीके से संगठनात्मक रूप से भी और टेक्नोलॉजिकल रूप से भी अगर आज हम आगे बढ़ पाएंगे तब इन तमाम चीज़ों को, लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। तो स्वाभाविक तौर पर भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व जो भी निर्णय लेगा इस दिशा में, इन तमाम चीज़ों पर बहुत विवेकपूर्ण ढंग से विचार करने के पश्चात लेगा। और हमने पहले भी देखा कि हमारे पास तो एक ऐसे लीडरशिप की श्रृंखला रही है जिन्होंने राष्ट्रीय मोर्चे, जो हमारे युवा मोर्चे के अध्यक्ष थे, वो राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी का नेतृत्व किया, चीफ मिनिस्टर भी बनाए गए, और उसी प्रकार से प्रदेश में भी हम तमाम मिनिस्टर्स को देख रहे हैं जो युवा मोर्चे से आए और प्रदेश की सरकार में महत्वपूर्ण भूमिका को निभाने में सफल हुए। तो उसी परंपरा को आगे ले जाने वाले व्यक्ति को पुनः मौका देने का काम निर्णायक ढंग से पार्टी का नेतृत्व हमारे करेगा। आने वाले वक्त में हम देखेंगे। कभी कभी तो मन करता है कि आप दोनों पार्टियों के कर्ता धर्ताओं को इस सुझाव दिया जाए कि अच्छी तरह से एक अखिल भारतीय परीक्षा की तरह कुछ चीज़ों की परीक्षा तो होनी चाहिए साहब। कि आप जानते हैं कि नहीं, कुछ मुद्दे मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड को समझते हैं, बघेलखंड को समझते हैं, ग्वालियर चंबल को समझते हैं, क्या आप अपने ही छोटे से रीजन की, जिस ज़िले के हैं आप, उसी को समझते हैं, और अचानक आपको बड़ा दायित्व भी मिल जाता है, बड़ी चुनौती भी होती है, लेकिन ये भी गुस्ताखी ही है। भदौरिया साहब क्या देखिए आदरणीय शरद जी, बिल्कुल आपकी बात को कांग्रेस पार्टी फॉलो करती है। मैं वही तो कह रहा था कि 10 लोगों के इंटरव्यू हुए थे, जीतू पटवारी जी, उमंग सिंगार जी जैसे लोग लीडरशिप के रूप में निकल के आए। आज आप देखिए ना कि 3 लोगों के इंटरव्यू होंगे, चाहे वो अभिषेक परमार हो, यश गनगोरिया हो या और लोग हों, उन तीनों लोगों के इंटरव्यू लेके उनका IQ लेवल टेस्ट किया जाएगा। आदरणीय शरद जी, ये अपने आप में IQ लेवल टेस्ट करना, और उसमें राहुल जी बैठेंगे जो हमारे सेंट्रल बाल रूम के सहतिल साहब इंचार्ज हैं, वो बैठेंगे, और मतलब एक दौर का इंटरव्यू नहीं होगा आदरणीय शरद जी, तीन दौर के इंटरव्यू होते हैं। राहुल जी कई बार तो 2-2 दिन, 3-3 दिन लगातार लोगों से मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, चर्चा करते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, लंच करते हैं। अभी देखिए ना, ताकत मत झोंक दीजिए, थोड़ा व्यवहारिकता भी सीखिए। नहीं व्यवहार कि जो एक बड़ा खूबसूरत शेर है, आपकी नजर कर रहा हूं कि धूप में निकलो, घटाओं में नहाकर देखो, जिंदगी क्या है, सिलेक्शन प्रणाली को हटा कर देखो। तो राजनीति आपसे बेहतर, भदौरिया साहब, अब आपका मैं IQ टेस्ट करूं या मैं एंकर हूं तो कहा जाए कि शरद जी पहले आपका IQ टेस्ट होगा। बहुत सारी चीज़ें राजनीति में व्यवहारवाद पर टिकी होती है, क्षेत्र की समझ कितनी है आपकी। अब यहाँ हम कोई अखिल बात ठीक है कि परीक्षा, जनरल नॉलेज, तमाम चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन ये नहीं कि आप ऐसा व्यक्ति चुन लें जो पढ़ाई लिखाई में नंबर 1 हो, बाकी चीज़ों में 0 हो। नहीं, अगर चर्चा होगी उस इंटरव्यू में
तो निश्चित रूप से राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र की चर्चा होती है आदरणीय शरद जी। भूगोल नहीं पूछा जाएगा या मैथ्स का फॉर्मूला नहीं पूछा जाएगा। आप देखिए ना, हमने अध्यक्ष चुने संगठन सृजन के, 11 दिन से पचमढ़ी में रहेंगे। आप देखिए ना कितनी अच्छी, सुबह एक्सरसाइज कर रहे हैं, गाँव में जा रहे हैं, प्रभात फेरी निकाल रहे हैं, ये सब चीजें लगातार चल रही हैं। राहुल जी का आना ये बहुत सिग्निफिकेंट चीज है। इससे दो जी शिवम जी बोलिए। देखिए सबसे महत्वपूर्ण चीज आप अपनी चयन प्रणाली पर थोड़ी टिप्पणी कर लीजिए, कैसे आपके यहाँ होता है। देखिए मैं बिल्कुल क्या है, देखिए उनको बोलने दीजिए ना, ये उनका विषय है जी। देखिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष, क्योंकि जिसके सामंजस्य के आधार पर युवा मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष को काम करना है, उनकी सबसे महत्वपूर्ण और की भूमिका रहती है। उसके पश्चात पार्टी की लीडरशिप से राय तो ली ही जाती है। ठीक इसी प्रकार से जिला अध्यक्ष के निर्वाचन में जिला अध्यक्ष की भूमिका रहती है। जो कांग्रेस में हम क्या देखते हैं कि युवा कांग्रेस का अध्यक्ष इनके जिला अध्यक्ष के पैरेलल एक समानांतर संगठन चलाने का काम करता है। दोनों के बीच गुटबाजी लगातार हमको देखने को मिली है। और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है शरद जी, जब इस प्रकार की हम बात कर रहे हैं तो कांग्रेस पार्टी के हम पिछले अध्यक्षों को देख ले, परिवारवाद का आपको जीवंत उदाहरण देखने को मिल जाएगा। मितेंद्र दर्शन सिंह जी के पिताजी, विक्रांत भूरिया के पिताजी, जीतू पटवारी, कुणाल चौधरी। तो इस प्रकार से श्रृंखलाबद्ध ढंग से या तो परिवारों तक पार्टी को सीमित कर दिया गया है। नादान एंकर यहीं से ये मानता है कि बहस उबाऊ ट्रैक पे चली जाती है। तुम खराब, तुम खराब, तुम खराब, नहीं नहीं, तुम खराब, तुम खराब, तुम खराब, नहीं तुम खराब, तुम खराब, तुम खराब। सर मैं देखता हूं काश वो आदर्श का समय आए कि शरद जी, मान लीजिए मैं किसी पार्टी का, शरद जी मैं सिर्फ अपने बारे में बोलने का अधिकारी हूं, मैं स्वयं की पार्टी के बारे में बात करूंगा, मेरे मित्र के जो अवगुण होंगे उसका लाभ मिल जाएगा मुझे, मैं उस पर रोशनी नहीं डालूंगा, मैं अपनी पार्टी की विशिष्टताओं पर बोलूंगा। हे एंकर, फिर पटरी छोड़ गए तुम बुड़बक, क्या बोल रहे हो तुम? ऐसा कहीं हो सकता है? क्या प्रेमचंद की कहानी पढ़ रहे हो कि? सॉरी सर, रियली एक्सट्रीमली सॉरी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का। नौटंकी जरूरी है सर, चुनाव बिहार का सामने है, जियो बिहार के लाला। तो चलिए अब इजाजत दीजिए और आगे देखिए हमारा खास न्यूज बुलेटिन प्राइम मेट्रो। नमस्कार।